नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका स्वागत करता हूं। ये दूसरी क्लास है परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने हमारा साथ काफी तेजी से पिछले कुछ वीडियो से दिए हैं। अगर आप कमेंट नहीं अभी भी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारी वीडियो आप तक कहाँ कहाँ से पहुंच रही है। एक छोटा सा नाम लिख दीजिए कि आप देश के किस कोने से इस वीडियो में हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, ताकि हमें ये अंदाजा होता रहे कि हमारी वीडियो देश के किन किन बच्चों तक और किस गांव तक पहुंच रही है। और थोड़ा सा ये समझिए, ये जो क्लास है इसकी पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है मैं आपको थोड़ा ओवरऑल बता दूं। टॉपिक चल रहा था परिवहन। हमने आपसे कहा था परिवहन के चार पार्ट हैं। कौन कौन से? एक सड़क मार्ग, सड़क मार्ग। दूसरा रेल मार्ग, दूसरा रेल मार्ग। तीसरा जल मार्ग, जल मार्ग। और चौथा वायु मार्ग। जिनमें से अगर बात करें तो सड़क मार्ग पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, रेल मार्ग पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे वो जल मार्ग और वायु मार्ग। मैं आपको बता दूं, परिवर्तन क्लासेस आपके लिए काफी अच्छे कंटेंटों की वजह से ऑफलाइन में ये जाना जाता है, अब ऑनलाइन में भी जाना जाएगा। और याद रखिए, इस टॉपिक को खत्म होने के बाद आप दुनिया की कोई भी मॉक दीजिएगा, इस टॉपिक से मिलता जुलता आप प्रश्न बाहर नहीं कर पाएंगे। चलिए चीजें शुरू की जाए। टॉपिक का नाम क्या है मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जल परिवहन। जल परिवहन। जल परिवहन में याद रखिएगा कि जल परिवहन से रास्ता क्या होता है, प्रश्न कैसा बनता है। तो प्रश्न एक ये बनता है कि देश में कुल राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है, नेशनल वाटर देश में कितने हैं। दूसरा बनता है कि जल मार्ग से हमें जाने के लिए जहाजों की जरूरत पड़ती है, तो क्या जहाजों से प्रश्न बनता है? नहीं। बंदरगाहों की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो बंदरगाहों से प्रश्न बनता है, बंदरगाहों से प्रश्न बनता है। आज के समय में ये जानना बहुत जरूरी है हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जहाजों से प्रश्न नहीं बनता, और मैं आपको देश के पचासों जहाज लिखवा दूं और इससे एग्जाम में एक भी प्रश्न ना बने तो ये समय की बर्बादी है। चूंकि मैं भी कंपटीशन की ही तैयारी करता हूं तो मैं मानता हूं कि बच्चों को वो दिया जाए जो जरूरी हो, और मैंने अपने जीवन में आधे दर्जन से ज्यादा एग्जाम निकाले हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए, अगर आप समझें जल परिवहन, तो याद रखिए 95%, कितना प्रतिशत? 95% माल का आवागमन, आवागमन जल मार्ग से होता है, जल मार्ग से होता। 95%, यानी 100 में 95% माल जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाते हैं वो जल मार्ग से होता है। जल मार्ग से क्यों होता है? क्योंकि अलग देशों से जाना नहीं पड़ता। जब आप देश से दूसरे देश की सीमा पार नहीं करते तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है। अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश की सीमा के लिए टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे हाईवे पे कई सारे टोल टैक्स भी होते हैं, उस देश में अलग कानून होता है, तो थोड़ा सा विवाद ताम बढ़ जाता है, तामझाम। तो जिस वजह से जल मार्ग से ये काफी जरूरी हो जाता है। अच्छा, बात करें बंदरगाहों की संख्या कितनी है। बंदरगाह, तो थोड़ा सा आप याद रखें, देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या, देश में
बड़े बंदरगाहों की संख्या और देश में छोटे बंदरगाहों की संख्या। देश में छोटे किनकी संख्या? बंदरगाहों की संख्या। बात करें देश में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बंदरगाह अगर बात करें छोटे राज्यों में, तो वो अ, महाराष्ट्र में। छोटे राज्यों में नहीं, बड़ा और छोटा राज्य नहीं होता। बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पर है? बड़े। और सबसे ज्यादा बंदरगाह छोटे कहाँ पर? तो सबसे छोटे बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में, टोटल 48 है। और सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13, छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 से पार है, लेकिन 200 माना जाता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें कि बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन रखता है, तो बंदरगाहों पर बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण नियंत्रण केंद्र सरकार रखती है। बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन रखता है? छोटे बंदरगाहों पर नियंत्रण छोटे बंदरगाहों पर नियंत्रण राज्य सरकार रखती है। राज्य सरकार रखती है। बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाहों पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्य सरकार। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न अगला टॉपिक में क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि देश में हमें कितने बंदरगाह पढ़ने की जरूरत है? हमें 13 बंदरगाहों की पढ़ने की जरूरत है। इससे हमारे एग्जामों में प्रश्न बन जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है? बड़े बंदरगाह कहाँ है? कहाँ स्थित है? कोई बता पाएगा? तो बड़े बंदरगाह जो सर्वाधिक हैं वह है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में सर्वाधिक कितने हैं? 3। अच्छा, इसके अलावा बात करें छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ पर हैं? छोटे बंदरगाह सर्वाधिक छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ स्थित हैं? तो छोटे बंदरगाह जो सर्वाधिक स्थित हैं वो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। टोटल कितने हैं? 48। ये तो बंदरगाहों से होगा, और हमें कौन सी बंदरगाह के बारे में पढ़ना है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। अब शुरू करते हैं। इतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे बता दूं, प्रश्न इससे बाहर नहीं जा सकता। आप चाहे जहां पढ़ लें, चाहे जितना पढ़ लें। परिवर्तन क्लासेस आपके पास जितना नोट्स पहुंचा दे रहा है पीपीटी के माध्यम से, इससे बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक बार विश्वास कीजिएगा और यहाँ से जरूर जुड़िएगा। चैनल पर पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू किया जाए। बात समझ? बंदरगाह बंदरगाह अगर बात करें, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान जब पहले पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान
ये बात 47 से पहले की। वर्तमान में ये क्या है? ये है पाकिस्तान और ये भारत। तो एक बंदरगाह हुआ करता था, कराची बंदरगाह। इस जगह के सारे एरिए, ये जो एरिए थे, यहाँ के सारे एरिए का जो व्यापार होता था वो कराची बंदरगाह से होता था। वर्तमान कराची शहर है, बंदरगाह भी है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान उतना फेमस नहीं है जितना फेमस वहाँ का कराची बंदरगाह या कराची शहर। देश का बंटवारा हुआ, कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। तो जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, तो हमें इस एरिए के लिए, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में औद्योगिक केंद्र ज्यादा हैं, तो इस एरिए के लिए हमें एक बंदरगाह की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर एक बंदरगाह था, जिस बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदर। ये कौन सा बंदरगाह है, आप बता पाएंगे? इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। तो सबसे पहला बंदरगाह, बंदरगाहों में एक नाम आता है, बड़े बंदरगाह हैं, ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा। बड़े बंदरगाह, जो इनकी संख्या कितनी है? 13। तो जो पहला बंदरगाह आ रहा है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह को कौन सा बंदरगाह बोलते हैं? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब समुद्र में आप पढ़ेंगे, जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, जब समुद्र की लहरें अपनी मेन सतह से नीचे जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा सौर घटनाओं के कारण होता है, सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है कि ज्वार और भाटा क्यों आता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत के किस बंदरगाह पर ज्वार भाटा या ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह पर। दूसरा, इसका नया नाम क्या है? नया नाम, इस बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो याद रखेंगे, जो इसका नया नाम है वो है दीन दयाल बंदरगाह। दीन दयाल बंदरगाह। दीन दयाल बंदरगाह, नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद बात करें सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत सरकार बड़े बंदरगाहों पर नियंत्रण करती है, तो यहाँ पर कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आए, जिस वजह से कांडला बंदरगाह को मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था। मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें टैक्स फ्री होंगी। जैसे भारत सरकार को लगे कि ये चीजें मुफ्त व्यापार में हैं, तो वहां पर जमीनें सस्ती हो सकती हैं, मालों पर टैक्स कम लग सकता है। जमीनें सस्ती होने का मतलब क्या हुआ कि सरकार आपको 1 रुपया स्क्वायर फुट जमीनें दे सकती है, जबकि वर्तमान में आप अगर जमीन खरीदने जाएं तो 3,000 4,000 स्क्वायर फुट में मिलता है। अगर आप छोटे शहर में जा रहे हैं, बड़े शहरों में जाएंगे तो लाखों में चला जाता है। लेकिन सरकार को लगता है तो 1 रुपया स्क्वायर फीट मिनिमम फीस सरकार का यही है। तो इसके अनुसार कांडला बंदरगाह को व्यापार मुक्त घोषित किया गया था, तो जिस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा सामानों का क्या होता, आयात होता था, निर्यात नहीं, आयात। सर्वाधिक आयात होता है, सर्वाधिक आयात होता है। भारत के किस बंदरगाह से सर्वाधिक आयात होता है? तो कांडला बंदरगाह से। अच्छा, अब दूसरा बंदरगाह कहाँ पर है? दूसरा बंदरगाह, ये तो गुजरात का एरिया हो गया। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है इस जगह पर। इस जगह पर महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह। अच्छा, मुंबई बंदरगाह से क्या प्रश्न बनता है, ये थोड़ा सा याद रखिए। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह से क्या प्रश्न बनता है? पहला, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का कैसा बंदरगाह है? सबसे बड़ा
प्राकृतिक प्राकृतिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। इसके अलावा अगर थोड़ा सा बात करें कि कौन सा बंदरगाह है जहां से व्यापार सबसे ज्यादा होता है, तो इस बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। सर्वाधिक व्यापार किया जाता है किस बंदरगाह से? मुंबई बंदरगाह से। मुंबई बंदरगाह से इतना व्यापार किया जाने लगा कि मुंबई बंदरगाह अपने आप में बहुत बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट मतलब बंदरगाह। बहुत बड़ा ये बंदरगाह बन गया। तो इसके भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा लगता था, तो इसके भार को कम करने के लिए कि इससे थोड़ी ही दूर पर एक बंदरगाह बनाया गया था। उस बंदरगाह का नाम क्या था? उस बंदरगाह का नाम था नहावा सुवा बंदरगाह। नहावा सुवा बंदरगाह। अब नहावा सुवा बंदरगाह कौन सा है तो याद रखेंगे, नहावा सुवा बंदरगाह। नहावा सुवा बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? तो रखिएगा, अगर ये मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है, तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये पेपर में कई बार प्रश्न बना हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो नहावा सू। सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, यानी भारत के किस बंदरगाह पर सबसे ज्यादा कंटेनर है, तो नहावा सोवा बंदरगाह पर। सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंटेनर कंटेनर बंदरगाह। सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है? कंटेनर बंदरगाह। तो अब तक मैंने आपको तीन बंदरगाह बताए, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नहावा सोवा बंदरगाह, और ये उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य है जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आगे कौन सा बंदरगाह आएगा, चौथा बंदरगाह कौन सा होगा? अब यहाँ पर जो एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य का नाम है गोवा। और गोवा के इस तट पर जो एक बंदरगाह है, गोवा के इस तट पर जो एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उस बंदरगाह का नाम है मारमागुआ बंदरगाह। मारमागुआ बंदरगाह। तो यानी आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, मारमागुआ बंदरगाह कहाँ पर है? तो वह है गोवा में। मारमागुआ बंदर मारमागुआ बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। मारमागुआ बंदरगाह गोवा में। फिर इसके बाद आगे बात करें, पांचवा बंदरगाह कौन सा है? तो पांचवा बंदरगाह जो पड़ता है, वो पांचवा बंदरगाह इस कर्नाटक राज्य में पड़ता है। पांचवा बंदरगाह कौन सा राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये गोवा है। कर्नाटक में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है, अब थोड़ा सा याद रखेंगे, न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आप थोड़ा सा याद रखेंगे? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। यानी पांचवा बंदरगाह कौन सा होगा? न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदर। अच्छा, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। अब आते हैं छठे बंदरगाह पर। छठा बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? ये जो राज्य है, ये ये वाला राज्य ये वाला राज्य है आपका केरल। ये राज्य कौन सा है? केरल। और केरल के इस तट पर एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह पर बहुत समय पहले कोई यात्री आया था, जिसका नाम क्या है अगर आप बता पाए?
कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, एक बार बताएंगे? कोचीन बंदरगाह। एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह आपका पड़ता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अब मेरी बात आप बड़े ध्यान से समझिए। अब आपसे पूछ ले कि भारत के पश्चिमी तटों पर बंदरगाहों की टोटल संख्या कितनी है? पश्चिमी तटों पर बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए, कांडला, मुंबई, नावासोवा, मारमागुआ, न्यू मंगलोर और कोचीन। तो भारत के पश्चिमी तटीय पर बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल 6 है। इसे कहीं नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, नोट पॉइंट में बड़े बंदरगाहों की संख्या क्या लिखेंगे? बड़े बंदरगाहों की संख्या, बड़े बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कितनी है? 6। बड़े बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कितनी है? 6। अच्छा, अब आते हैं पूर्वी क्षेत्र पे। तो ये आपको पता होगा ये कौन सा राज्य है? ये तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु राज्य में मैंने आपको बताया 3 बंदरगाह हैं। 3 बंदरगाह कौन कौन से? 7वां, 8वां, 9वां। एक तो हो गया चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। एक हो गया तूती कोरीन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का एक नाम है, उसका नया नाम क्या है? नहीं नहीं, इसका नहीं। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, और एक बंदरगाह और भी है तमिलनाडु में, अगर आपको पता हो तो आप बताएं। कौन सा बंदरगाह अगर आप बता पाए? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ये जो तीनों बंदरगाह हैं, ये तीनों बंदरगाह कहाँ पर है? मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया, तमिलनाडु में। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये मत्स्य के लिए जाना जाता है, मत्स्य, मछली। एन्नोर बंदरगाह जो है, चेन्नई बंदरगाह, ये चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो आप बोलेंगे कोलकाता, कोलकाता दूसरे नंबर पर आता है, वो दूसरा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। उसके बाद 10वां बंदरगाह कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह आता है, 10वां बंदरगाह, जिसका नाम है विशाखापत्तनम। विशा 10वें बंदरगाह का नाम क्या है? आप बता पाए? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदर। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो बंदरगाह है ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। और इससे एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो उसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो ये हो गए आपके टोटल 10 बंदरगाह, और मैंने आपको बताया कि बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है वो है 13। तो चलिए, और भी जो छोटे मोटे बंदरगाह हैं उसे देख लिया जाए। 10 हो गए। 11वां बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? तो आपको पता होगा ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो 12वां बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप। पारादीप
बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा। और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता यानी 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट का सबसे पहला बंदरगाह कौन सा? स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट का, पूर्वी तट का पहला बंदरगाह, पहला बंदरगाह है। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट का कौन सा बंदरगाह पहला बंदरगाह है? इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1966 में। उसके बाद एक बंदरगाह है, आखिरी बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाहों में। 13वां बंदरगाह का नाम है, आप थोड़ा सा समझें, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार में है। और ये भारत के 13 बड़े बंदरगाह हो गए। बाकी मांडवी, ऐसे कई सारे बंदरगाह हैं, तो आप याद रखेंगे ये 13 बंदरगाह इनफ है आपके लिए। हाँ, आप एक बंदरगाह का नाम बताइएगा, मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। मांडवी बंदरगाह कहाँ पर है? पेपर में बहुत पूछा गया है। मांडवी बंदरगाह कहाँ पर है? एक बार आप इसे जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क। बाकी आगे देखा जाए कि आगे कौन सा बंदरगाह आता है इस क्लास में, तो याद रखिएगा जल परिवहन में जो दूसरा टॉपिक है वो है नेशनल वाटर। नेशनल वाटर यानी भारत में कुल कितने जल मार्ग हैं, आप थोड़ा सा ये समझिए। भारत में कुल कितने जल मार्ग? भारत में, भारत में कुल 111 नेशनल वाटर। भारत में कुल कितने नेशनल वाटर हैं? 111 नेशनल। नेशनल वाटर एक पेपर में कई बार पूछा गया है, जो कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये जो है ये 1620 किलोमीटर लंबा है। किस नदी पर है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर ये है। नेशनल वाटर 2 कहां पर है? सदिया से धुबरी तक असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, आपने सदी असम और ब्रह्मपुत्र नदी क्यों नहीं बताया? ऐसा प्रश्न नहीं बनता, ना के बराबर प्रश्न सबसे ज्यादा ये बनता है पर सबसे ज्यादा प्रश्न 99% वो बनता है कि किस नेशनल वाटर कहां से कहां तक है। नेशनल वाटर 2 सदिया से धुबरी तक असम ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल वाटर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में पड़ता है। नेशनल वाटर 4 जो है ये विजयवाड़ा से काकीनाड़ा तक पड़ता है, काकीनाड़ा तक है। और नेशनल वाटर 5 जो है ये जो है तलचर से धमरा तक है। इसके अलावा अगर आप बात करें सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा नेशनल वाटर 69 है। जो कितना लंबा है? सबसे छोटा नेशनल वाटर 69 है, जो कितना नंबर लंबा है? 5.5 किलोमीटर, जो सबसे छोटा है। इसके बाद आगे चला जाए, नेशनल वाटर में जल परिवहन में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वायु, वायु परिवहन में जाने से पहले थोड़ी सी चीजें आप समझ लें। वायु, वायु परिवहन, वायु परिवहन में याद रखेंगे कि प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न सिंपल सा बनेगा, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, सबसे ज्यादा बनता है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर बनता है। सबसे पहले एक आता है, देश में पहली बार, देश में पहली बार हवाई सेवा कब शुरू हुई? हवाई सेवा तो ये शुरू हुई थी 1911 में। कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद से नैनी। ये उत्तराखंड वाली नैनी की बात नहीं है,
ये इलाहाबाद में एक नैनी पड़ता है उसकी बात कर रहा है, यानी इलाहाबाद से कहाँ तक, नैनी तक, जो लगभग 6 किलोमीटर के है। इसके बाद अगर आप समझें कि बात करें कि किस हवाई अड्डे, जैसे घरेलू हवाई अड्डे तो बहुत ज्यादा हैं, देश में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? देश में कुल, देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या, और ये जो हवाई अड्डों की बात कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या देश में 34 है। देश में कितनी है? 34 है। बाकी बात करें कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है, कैसे स्थित है, उसके बारे में एक बार देखा जाए तो ये रहा, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 34। अब देखा जाए कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित। चलिए देखिए, कह रहा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई शहर में है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप नाम से ही जान गए, चेन्नई तमिलनाडु में होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद आगे चला जाए, आगे क्या कह रहा है, चौधरी चरण सिंह, पेपर में तो झंडे गाड़े हैं इस प्रश्न ने। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। गोल्डन मंदिर भी अमृतसर में ही है। इसके बाद बात करें विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, आप समझ गए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? सूरत गुजरात। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सूरत गुजरात में। अगला क्या कह रहा है, देवी अहिल्याबाई, याद रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन केरल में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, सबसे बड़ा रनवे इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। डाबोलियम हवाई अड्डा कहाँ, अच्छा या तो डाबोलियम मिलेगा या तो दाबोलियम, दाबोलियम मिलेगा। तो याद रखिएगा ये ड और द इंग्लिश के नाते थोड़ा सा हो जाता है। ये कहाँ पर है? गोवा में है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे चला जाए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आप नाम से ही जान गए कहाँ पर होगा, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पे पड़ता है? केरल में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट केरल में है। बीजू पटनायक, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, नोट कीजिएगा, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। आगे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। ये 5500 एकड़ में है। कितने एकड़ में है? 5500 एकड़ में। राजीव गांधी दो बार हो गया है। तिरुवनंतपुरम पल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट, नागपुर महाराष्ट्र में। शेखुल अल आलम, या तो आपसे पूछेगा शेख अल आलम, शेख अल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इम्फाल मणिपुर में है। अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई तमिलनाडु में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना बिहार में, बहुत जरूरी है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु कर्नाटक में है।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। और वीर सावरकर पेपर में खूब पूछा गया है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसके बाद आगे देखा जाए, आगे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? आगे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। देश के 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमने आपको नोट करवा दिए। याद रखिए, आप बार बार कहीं भी भटक लीजिए, एक जगह स्थिर होकर पढ़िए, नौकरी बड़ी आसानी से मिलेगी। हमारे टीचर का काम है, परिवर्तन क्लासेस के सारे अध्यापक के काम है आपके पास बेस्ट नोट पहुंचाना। आप उस नोट्स को बनाकर बार बार रिवीजन कीजिए, मिनिमम 5 बार पढ़िए। आप उस किसी भी जीएस के नोट्स को मिनिमम कितनी बार? 5 बार पढ़िए। आप देखिए आपको जीएस याद कैसे नहीं होता। जीएस याद हो जाएगा अगर आप 5 बार शिद्दत से पढ़े हों। यहाँ पर लोग यूपीएससी का एग्जाम पूरे जीएस के भरोसे निकाल लेते हैं आपसे, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में जीएस सही से नहीं हो पा रहा, ये काफी गलत बात है। आप 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, आप बार बार उस नोट्स का रिवीजन बनाइए। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे अलग टीचर से अलग अलग नोट्स बनाते हैं, ये काफी गलत बात है। आप नोट्स एक बार बनाइए, उस नोट्स में संशोधन करते रहिए और उस नोट्स का बार बार पढ़ते रहिए। आप यकीन मानिए आपका जीएस और से बेहतर होगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।